हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो हमारी साइंस है ये 3 सब्जेक्ट्स मतलब कि 9th क्लास की साइंस को 3 सब्जेक्ट्स को मिला करके एक बुक बना दी गई है। तो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मैटर क्या होता है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ सम मास इज कंसीडर्ड एज मैटर। यानी कि कोई भी चीज़ जो कि जगह ऑक्यूपाई करती है यानी जगह को घेरती है, यानी जगह को घेरती है, कब्जा करती है। मतलब कि जैसे कोई चीज़ है तो थोड़ी जगह में तो रखी होगी। बुक है तो बुक कुछ जगह में रखी होगी तो उस जगह को ऑक्यूपाई करती है। और उसका कुछ मास होता है तो उसको कंसीडर करा जाता है मैटर का। मास मतलब कि उसका वेट। अगर बुक है और वो जगह घेर रही है, जगह ऑक्यूपाई कर रही है, घेर रही है, और उसका कुछ वेट होगा 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है, तो वो क्या है, बुक एक मैटर है। एग्जाम्पल में देख लिया जाए, मैं, मी, यू, चेयर, एयर, रिवर एक्सेट्रा। यानी कि मैं, आप, चेयर, हवा, एयर और रिवर नदी, ये सब क्या मैटर है। हाउ वी कैन शो दैट एयर इज अ मैटर। हाँ, तो आप सभी के मन में एक डाउट तो आया होगा कि कोई भी चीज़ जिसका कुछ वेट हो और वो जगह घेरती हो तो वो मैटर है। तो एयर का कैसे हम लोग ये पता लगा है कि एयर का वेट होता है और वो जगह कैसे घेरती है, तो उसको हम मैटर बोले। हम तो जानते नहीं कि एयर भी जगह घेरती है और उसका भी कुछ वेट होता है। तो हम लोगों को क्या एक एक्टिविटी करनी होगा इसके समझने के लिए। आपको क्या करना है, एक बड़ी वाली स्केल आती है, कितने इंच, 12 इंचेस की। तो जो 15 सेंटीमीटर तक की होती है वो 15 नहीं, 30 सेंटीमीटर्स की जो स्केल आती है उसको ले लेना है। उसके एक तरफ क्या कर लेना है, आपको एक खाली बलून जिसमें हवा ना हो उसे बांध लेना है। और उसी के दूसरी तरफ उसके दूसरे एंड में एक गुब्बारे को, बलून को हवा से भर देना और उसको क्या टांग देना है। फिर आपको क्या उसको रखना है, तो एक थ्रेड से बांध लेना स्केल को। फिर ऐसे रखना जैसे वो नहीं होता तराजू, वैसे रख लेना। फिर आप देखना कि जो बलून भरा हुआ बैलून है वो क्या, वो नीचे हो जाएगा, वो वाली साइड नीचे हो जाएगी। इससे ये पता चलता है कि जो एयर है उसका भी क्या मास होता है। और बलून के अंदर एयर भर दी तो वो क्या, वो जगह घेर रहा है। अगर ऐसे करे तो वो एयर तो इनविजिबल है लेकिन वो तो हर जगह है। हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ सांस ले लेते हैं, यानी कि एयर इनविजिबल है लेकिन प्रेजेंट हर जगह है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एयर है वो भी मैटर है। यहाँ पर एक नोट आता है क्या, कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो यानी कि ये जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी चीज़ जिनका जो स्पेस घेरती हैं और स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और उनका मास होता है, वो सब क्या बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से बनी होती हैं। और उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं और आयंस कहते हैं। तो ये जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस है ये सब हम लोग पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में और आगे के चैप्टर में शायद से, लेकिन मेरे हिसाब से बड़ी क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस समय हम लोग इनको एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ना कह करके खाली पार्टिकल बोलेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल। तो जो पहली प्रॉपर्टीज है वो है पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। तो आपको मैं बता दूं कि ये जितने भी मैटर हैं, जैसे कि हमारी स्केल है, बुक है, टेबल है, चेयर है, ठीक है, बिल्डिंग्स हैं, तो ये सब क्या है, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं।
छोटे छोटे क्या पार्टिकल से मिलकर बनी हुई। आप लोगों ने कभी वो लेगो गेम खेला होगा जिसमें क्या छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे ब्लॉक से हम लोगों को क्या ट्रेन बनानी होती है, बिल्डिंग्स बनानी होती थी, बहुत बनाई है। तो वैसा ही क्या है, वैसे हमारी ये जो चेयर, टेबल्स, हम, आप, ये सब हैं, ये सब बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं। वो इतने स्मॉल है कि हम लोग अपनी नेकेड आइज से भी क्या माइक्रोस्कोप से भी हम लोग उनको नहीं देख सकते। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली, यानी कि ये जो पार्टिकल्स के जो मैटर होते हैं वो एक जगह मूव करते रहते हैं, यानी कि शांत नहीं बैठते, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और हमारी तीसरी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, यानी कि जो हमारी पार्टिकल्स हैं उनके जो मतलब कि जो हमारे मैटर्स हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से क्या अट्रैक्ट होते रहते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये क्या अट्रैक्ट होते रहते हैं और मूव करते रहते हैं। फिर क्या हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव गैप और स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या गैप होता है और स्पेस, गैप होता है या फिर स्पेस कह सकते हैं, वो होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक पिक्चर शो हो रही होगी, जिससे हम लोग बता सकते हैं कि इनके बीच में क्या, इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या गैप और स्पेस है। और आगे चले तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर तो समझ लिया, अब मैटर होते किस टाइप के हैं। तो यहाँ पर मैटर 3 टाइप के बताए गए हुए हैं। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड तीसरा गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट्स हैं किसकी, मैटर की। यानी कि सॉलिड भी मैटर हो सकते हैं, लिक्विड भी मैटर हो सकती है और गैस भी मैटर है, हो सकती नहीं है। सॉलिड के बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। सॉलिड में क्या है, मैटर्स हैविंग फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम आर कंसीडर्ड एज सॉलिड, यानी कि जो मैटर्स होते हैं जिनका फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है, वो क्या, वो कंसीडर करे जाते हैं सॉलिड में। अब वॉल्यूम और शेप, अब देखिए समझते हैं, चलो। अब एक टेबल है, ठीक है, तो टेबल का जो हम लोगों ने डिज़ाइन बना दिया, जैसा शेप कर दिया, अब वो ज़िंदगी भर वैसा ही रहेगा, टूट जाएगी उसके बाद वैसा नहीं, मतलब कि जैसा बना है वो वैसे ही रह सकता है, वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। और जैसे कि जो हमारी टेबल है, तो इससे हमें पता चलता है कि टेबल का फिक्स शेप हो गया। अब हम फिक्स वॉल्यूम के बारे में समझते हैं। तो ये जो हमारी टेबल है, ये अगर हमारी कितने 50 किलो की है, तो ये 50 किलो की ही रहेगी, अपने आप अपना वॉल्यूम यानी कि अपना जो मास, अपना जो वेट है, वो बढ़ा घटा नहीं सकती। और जो एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे कि स्टोन, वुड, ब्रिक, आइस एक्सेट्रा, तो ये सब क्या सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। अब क्या आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यानी कि जो मैटर होते हैं, जो कि सॉलिड मैटर होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। जैसे कि पहला है फिक्स्ड वॉल्यूम, दूसरा फिक्स्ड शेप, तीसरा कैन नॉट फ्लो हैंस कॉल्ड रिजिड, फोर्थ कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, फिफ्थ हैज हाई डेंसिटी एंड लास्ट कैन नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली। तो क्या कह रहे हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, यानी कि अगर 15 किलो की टेबल बनाई तो वो टेबल 15 किलो की रहेगी, 15 किलो से कम या 15 किलो से ज़्यादा नहीं होगी। फिक्स्ड शेप, अगर हम लोगों ने उसका शेप कैसा बना दिया, कुएँ जैसा बना दिया, तो वो कुएँ जैसी शेप की रहेगी, अपना शेप नहीं बदलेगी। फिर क्या आता है कैन नॉट फ्लो हैंस कॉल्ड रिजिड। हाँ, कैन नॉट फ्लो मतलब कि फ्लो मतलब बहना। तो अगर हमारी टेबल, उसको हम एक जगह रख देंगे तो क्या वो पानी की तरफ बहेगी, नहीं बह पाएगी। तो अगर ये जो टेबल है सॉलिड अगर नहीं बह पाते, तो हम लोग सॉलिड को क्या कहते हैं, रिजिड कहते हैं। रिजिड वो चीज़ें होती हैं जो बह नहीं सकती, जैसे अलमीरा, कंप्यूटर, टेबल, बुक्स, ये सब क्या बह नहीं सकती, तो इसलिए क्या है ये रिजिड है। कैन नॉट बी कंप्रेस, ये कंप्रेस नहीं हो सकती, यानी कि जो सॉलिड्स होते हैं उनको क्या हम लोग कभी कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर हम टेबल के एजेस या टेबल को दबाएंगे तो क्या वो ऐसे
कंप्रेस नहीं होगी, पिचक सकते हैं लेकिन कंप्रेस नहीं हो सकती। कंप्रेस मतलब कि उसको दबाया तो वो पिचक गई, फिर हाथ हटाया तो फिर वापस से अपने शेप में आ गई, तो ऐसा क्या कंप्रेस नहीं हो सकती। हैज़ हाई डेंसिटी, डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है, यानी कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर हम लोग देखें तो जो सॉलिड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं। फिर क्या है, कैन नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली। हाँ, तो अब इसको समझते हैं, इसके लिए थोड़ा दिमाग लगेगा। अगर हम लोग एक कंटेनर को ले लें, लोहे के कंटेनर को ले लें एग्जाम्पल के लिए, और उसके अंदर क्या उसके अंदर एक बॉक्स डाल देते हैं, जैसे उसी के शेप साइज का क्या एक बॉक्स डाल देते हैं और वो उसके अंदर बिल्कुल फिट हो गया। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो जो कंटेनर की बाउंड्री है और जो बॉक्स है उसके बीच में क्या थोड़ा सा तो क्या गैप होगा। इसका मतलब ये है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो कभी भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं लिक्विड के बारे में। मैटर हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप आर कॉल्ड लिक्विड्स। यानी कि जो लिक्विड होते हैं उनका फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है लेकिन उनका फिक्स्ड शेप नहीं होता है, इसलिए वो क्या लिक्विड कहलाते हैं। वो जो मतलब कि ऐसे मैटर जिनका फिक्स्ड वॉल्यूम हो और इनडेफिनेट शेप हो, वो लिक्विड्स होते हैं। तो ठीक है, वो मैटर किसके होते हैं, लिक्विड के होते हैं। अब इनको एक बार समझ लेते हैं। अगर हम लोग एक बॉटल में 1 लीटर पानी डाल दें और वो बॉटल कैसी है, वो समझ लीजिए सांप की, स्नेक की शेप की बॉटल है, तो पानी का शेप कैसा हो गया, स्नेक जैसा हो गया, लेकिन उसकी वॉल्यूम कितना रहा, 1 लीटर रहा। फिर हम लोग वही पानी एक एक भगोने में डाल दे, गोल गोल भगोने में, और फिर देखें तो वो पानी 1 लीटर ही रहेगा उसका वॉल्यूम, लेकिन उसका शेप अब कैसा हो गया, उसका शेप अब राउंड राउंड हो गया है। तो इससे हम लोग पानी का शेप तो बदल सकते हैं, लेकिन उसके हम उसका वॉल्यूम नहीं बदल सकते, उसका वॉल्यूम नहीं बदल सकता, इसलिए वो क्या है, वो लिक्विड है। और लिक्विड मैटर ऐसे ही होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मिल्क, वाटर, ऑयल एक्सेट्रा। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो पहला फिक्स्ड वॉल्यूम, सेकंड नो डेफिनेट शेप, थर्ड कैन फ्लो हेंस नोन एज फ्लूइड्स, फोर्थ कैन नॉट बी compressed much, and fifth density is less than solid, and last cannot fill the container completely। हाँ, तो पहला फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि अगर हम लोग उसको कहीं भी डाल दें तो क्या उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। नो इंडेफिनेट शेप, यानी कि उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, चाहे सांप के जैसे फिगर में डाल दो तो सांप जैसा हो जाएगा, गोल गोल में डाल दो तो गोल गोल हो जाएगा, लेकिन फिर अपना शेप चेंज कर लेगा। ठीक है, और क्या कैन फ्लो हैंस नोन एज फ्लूइड्स, यानी कि पानी को अगर हम लोग ऐसे ज़मीन में बिखरा दे तो वो बह जाएगा, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, उसको फ्लूइड्स कहेंगे। फ्लूइड्स वो होते हैं जो कि बह सकते हैं, और रिजिड्स क्या होते हैं, जो कि बह नहीं सकते। अगर हम लोग अपना ज्योमेट्री बॉक्स बीच सड़क में रख देंगे तो वो उसी जगह पड़ा रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे रिजिड। लेकिन अगर हम लोग उसी जगह पानी को डाल देंगे, बॉटल खोल के पानी को, तो वो सड़क में डाल देंगे तो वो सड़क से क्या बह जाएगा कहीं और की तरफ, जहाँ भी बहना हो कहीं भी बह जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लूइड्स कहेंगे। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, यानी कि इनको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कंप्रेस हम लोग इनको भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये थोड़े से कंप्रेस हो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकते, और सॉलिड बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं हो सकते। फिर क्या है, डेंसिटी इज़ लेस देन सॉलिड, यानी कि ये भी बहुत ही ज़्यादा डेंस होते हैं लेकिन सॉलिड से थोड़े कम डेंस होते हैं और बहुत डेंस होते हैं, यानी कि सॉलिड से थोड़े कम होते हैं और डेंस होते हैं। ठीक है, फिर आखिरी क्या है, कैन नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, यानी कि जो सॉलिड है वो भी कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं कर सकते, और लिक्विड भी कंटेनर को फिल कम्प्लीटली नहीं कर सकते। लेकिन सॉलिड का तो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन ये क्यों,
लिक्विड क्यों नहीं? तो इसके पीछे का आंसर ये है, रीज़न ये है कि जो लिक्विड्स होते हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो थोड़ा सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनके बीच में क्या थोड़ा गैप रहता है, इसलिए ये कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स अब हम लोग समझेंगे गैस के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। मैटर विच हैव इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड गैसेस। तो इसमें क्या कहते हैं कि गैसेस वो मैटर होते हैं जिनके बहुत सारे वो मतलब कि अपना शेप बदल सकते हैं, बहुत मतलब कि इनडेफिनेट शेप्स होते हैं और इनडेफिनेट वॉल्यूम्स जो होते हैं उनको क्या हम लोग गैसेस कहते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने वाटर के लिक्विड के केस में देखा था, उनके इनडेफिनेट शेप्स होते हैं, तो वो तो हम लोग समझ सकते हैं कि सांप के शेप में डाल दिया है, तो जैसे आइस क्यूब में पानी डालते हैं तो वो क्यूब्स मतलब कि क्यूब्स के रेक्टेंगुलर फॉर्म में बर्फ़ बन जाती है। कहीं हम लोग गोल के केस में डाल देते हैं गोल गोल, तो वो सर्कुलर स्फेयर जैसे क्या बन जाती हैं, आइस क्यूब बन जाती हैं। तो अब एयर में कैसे, ऑक्सीजन मतलब कि गैसेस में कैसे? तो गैसेस का क्या कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ये तो आप भी समझते हैं। अगर हम लोग उसको ऐसे गोल, जो नॉर्मल बलून आता है ओवल सा होता है, स्फेयर जैसा होता है, तो उसमें डाल देंगे तो गैस का क्या शेप हो जाएगा, ओवल जैसा। और बहुत सारे बच्चों के खेलने के लिए जैसे वो आता है, क्या कहते हैं, डॉल्फिन के शेप का एक बलून आता है बच्चों के लिए खेलने के लिए, तो गैस क्या डॉल्फिन के शेप में हो जाती है। स्विमिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या जो बेड्स होते हैं उनको शेप में, तो ऐसे बहुत टाइप के शेप होते हैं गैसेस के, हम लोग उनको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग बात करें वॉल्यूम्स का, तो वॉल्यूम कैसे घटा बढ़ा सकते हैं, तो देखिए, हाँ, तो अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल लें गैस का, तो अगर हम लोग एक बॉटल ले लें छोटी सी किसकी, परफ्यूम की, और वो हम लोग ऐसे ही अपने रूम में क्या एक बार बस प्रेस करें तो उससे क्या थोड़ी सी क्या निकलेंगी, थोड़ी सी पार्टिकल्स गैस के बाहर निकलेंगे और पूरे रूम में क्या खुशबू पहुंचा देंगे। तो कैसे, आप समझते इसके पीछे का रीज़न। रूम में पहले से क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स गैस के यहाँ पर हैं, ठीक है। और हम लोगों ने क्या परफ्यूम से थोड़े से और उससे स्प्रे कर दिए, जिससे क्या जो और गैस के मॉलिक्यूल्स है वो आ गए, थोड़े बहुत आ गए, जैसे समझ सकते हैं 4-5 मॉलिक्यूल्स और आ गए। लेकिन वो मॉलिक्यूल्स अपने साथ खुशबू भी ले आए, जैसे रोज़ परफ्यूम होगा तो रोज़ की, लोटस की, ऐसे क्या खुशबू ले आए। तो वो खुशबू क्या बाकी के जो मॉलिक्यूल्स एयर में है उनसे क्या मिल जाएगी, और वो पूरे मॉलिक्यूल्स जो हैं एयर के मतलब वो क्या ऐसे परफ्यूम देने लगेंगे, खुशबू देने लगेंगे। तो इससे क्या होगा कि 4-5 मॉलिक्यूल्स ने इतने सारे जिनका वॉल्यूम खाली 4-5 है, कितना होगा 1.5 ग्राम्स या 0.5 ग्राम्स के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो जा कर के हमारे रूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनसे जा कर के मिल जाएंगे और उनका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जिससे इनका फिक्स्ड ना ही शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। पूरे कमरे में खुशबू फैल जाएगी जैसे अगरबत्ती है, तो बिल्कुल यही एग्जांपल है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि इसका फिक्स शेप कैसे हो सकता है और फिक्स्ड वॉल्यूम कैसे नहीं हो सकता, फिक्स शेप कैसे नहीं हो सकता। एग्जांपल देख लेते हैं एयर गैस के, तो वो है एयर, ऑक्सीजन, वाटर, वेपर। ध्यान रखना वाटर नहीं है, वाटर वेपर है, और एक्सेट्रा यानी कि और भी हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस की, तो इसमें ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स्ड शेप होता है। कैन फ्लो हैंस नोन एज फ्लूइड्स, यानी कि ये फ्लो कर सकते हैं, जैसे वो लोग बोलते हैं हवा इस तरफ आ जाओ, यहाँ हवा चल रही है, हवा चल रही मतलब कि हवा बह रही है, और ये क्या फ्लूइड्स है। कैन बी कंप्रेस्ड, यानी कि ये कंप्रेस हो सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लें, तो हम लोगों के घर में क्या गैस सिलेंडर आता है, उसमें क्या होती है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि पेट्रोलियम गैस को क्या लिक्विफाई कर दिया गया है। यानी कि और भी अच्छे से एग्जांपल देखें तो सीएनजी होती है जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि नेचुरल गैस को क्या कंप्रेस करके लिक्विड कर दिया जाता है, और लिक्विड करने के बाद उसको कार में डाल दिया जाता है और कार चलने लगती है।
और भी एग्जांपल हैं जैसे कि लिक्विड्स, एक आगे चल के पढ़ेंगे। एक लिक्विड फॉर्म आती है किसकी, ऑक्सीजन की, जो कि बड़े सिलेंडर्स में होती थी, जो कि कोरोना के टाइम पे आते थे। तो उनमें जो ऑक्सीजन होती थी वो क्या लिक्विड फॉर्म में होती थी। तो वो कैसे कि गैस को बहुत ही ज़्यादा क्या कंप्रेस करा जाता था, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाता था, तो जिससे क्या वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाती थी। ठीक है, तो इससे हम लोग ये समझा कि गैस को भी क्या कंप्रेस करा जा सकता है। अब क्या है, लीस्ट डेंसिटी, यानी कि जो गैस होती है इनकी सबसे ज़्यादा कम डेंसिटी होती है। अगर इनकी बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती तो हमारे सर के ऊपर बहुत सारे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर ये भी बहुत ज़्यादा सॉलिड के तरीके भारी होते तो हमारे सर के ऊपर क्या ऐसे वजन दे रहे होते, जिससे क्या हम लोगों के ऊपर लग रहा था अरे कहाँ से वजन आ रहा है, और इससे शायद से हमारी गर्दन भी ज़्यादा बड़ी ना होती, छोटी ही रहती, क्योंकि सर के ऊपर तो क्या भार आ रहा है। फिर क्या है, कैन फिल द कंटेनर कंप्लीटली। तो अब इससे क्या पता चलता है कि यही जो है गैस, जो सॉलिड लिक्विड नहीं मिलकर कर पा रहे थे, वो गैस कर पा रही है। कैसे, सॉलिड और लिक्विड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, गैस हो गया हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड लिक्विड का क्या फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, गैस का फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। सॉलिड लिक्विड क्या बहुत ज़्यादा डेंस होता है, लेकिन जो गैस होती है वो बिल्कुल भी डेंस नहीं होती, बहुत कम डेंस होती है। ठीक है, और अगर बात करें सॉलिड लिक्विड, ये बिल्कुल भी क्या कंटेनर को कम्प्लीटली नहीं फिल कर पाते हैं, लेकिन जो गैस है वो क्या कम्प्लीटली फिल कर देती है। तो इससे हम लोग ये पता चल रहा है कि एकदम ये काम उल्टा कर रही है कौन, हमारी गैस। अब हम लोग इसमें समझ लेते हैं टेबल के हिसाब से, जो हम लोगों ने अभी डिफरेंशिएट करा वो सब हम लोग इसके हिसाब से भी पढ़ लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात करी अभी, ठीक, तो हम लोग चलो पढ़ लेते हैं। तो पहला डिफरेंस ये है कि सॉलिड जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम होता है। और लिक्विड जो होता है, लिक्विड उसमें भी बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है। ठीक, और गैस जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा कम होता है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसका एक रीज़न ये है कि देखिए, अगर आप सपोज आप 50 लोग हैं, बिल्कुल एकदम जुड़ के खड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो आप बार बार एक दूसरे से चिपकते रहेंगे। आपके मतलब कि आप अपने 50 लोगों से गोल चक्कर में से इतना चिपक गए हैं कि दूसरा आदमी कोई जा ही नहीं सकता, बिल्कुल भी, मतलब कि एक पेन तक नहीं जा सकता। तो क्या आप लोग बार बार अपने पड़ोसी से क्या चिपकते रहेंगे, तो इसमें क्या होगा, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आप बार बार उनसे बगल वालों से क्या लड़ते जा रहे, चिपकते जा रहे। तो ऐसा ही क्या है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो कि अपने बगल वाले से बार बार टकराते जा रहे हैं, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है। लिक्विड में केस में क्या है कि इनके थोड़े से मॉलिक्यूल्स जो हैं तो थोड़े थोड़े दूर हैं, तो वो जाकर के अट्रैक्शन लेते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर लेते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर लड़के वापस आ जाते हैं। तो इनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन सॉलिड से थोड़ा कम होता है। और बात करें गैस का, तो गैस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस, वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होता है। तो वो जब तक लड़कर आते हैं वापस, तो इनको क्या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब हम लोग दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा डिफरेंस देखें तो वो ये है कि मिनिमम और नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही कम स्पेस, या कहें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। और वहीं बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, मतलब कि मतलब सॉलिड्स की तरह बिल्कुल बंद नहीं होते सारे, मतलब बिल्कुल चिपके नहीं होते, थोड़ा सा स्पेस लिक्विड्स के पार्टिकल्स में होता है। और गैस में तो मैक्सिमम स्पेस होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में। तीसरा डिफरेंस यह है कि मिनिमम ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो बहुत ही कम है। कैसे, अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि 50 लोग एकदम जुड़ के खड़े हो जाएंगे, तो क्या वो बिल्कुल चिपक रहे हैं आपस से, तो उनको क्या जगह ही नहीं मिल रही है आगे पीछे बढ़ने की, तो वो क्या वो एक ही जगह बिल्कुल
फॉरवर्ड मूवमेंट करते रहेंगे। दूसरी बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं इनमें 50 लोग थोड़े थोड़े 5 मीटर की दूरी पर हैं। ऐसा वो 50 लोग 5 मीटर की दूरी पर हैं, तो वो जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, फिर जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो इनमें थोड़ा सा क्या पार्टिकल्स मूव कर लेते हैं, सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा मूव कर लेते हैं, सॉलिड वाले तो कर ही नहीं पाते। ठीक। और बात करें गैस की, तो गैस में हम लोगों ने 50 आदमियों को 20-20 मीटर की दूरी में खड़ा कर दिया। तो वो क्या, वो सारे लोग आराम से क्या कर लेंगे, वो उनके पार्टिकल्स मूव कर लेंगे। जैसा कि हम लोगों ने स्प्रे को रूम में डाला तो रूम पूरा महक गया। क्यों? क्योंकि जो इसके स्पेस है वो क्या मूव कर रहे हैं। और वही अगर हम लोगों ने एक टेबल को ऐसे धक्का दिया तो वो कितनी दूर, वो बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा दूर तक स्क्रीच करते हुए जाएगी या तो फिर गिर जाएगी। यानी कि वो बिल्कुल भी क्या नहीं करेगी, बिल्कुल भी मूव नहीं करने वाली। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि जब भी किसी भी मैटर के किसी भी मैटर के जब पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, तो जब वो मूव कर रहे होते हैं, जब मूव करने के दौरान उन पर क्या एक एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड के पार्टिकल्स तो बिल्कुल नहीं मूव करते, तो इनमें बहुत कम एनर्जी लगती रहती है। लेकिन लिक्विड के हैं वो सॉलिड से थोड़े ज़्यादा क्या मूव करते हैं, तो इनमें काइनेटिक एनर्जी लगती है सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक। और फिर क्या था, गैस के तो बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इनमें होता है। अब हम इधर बात करें, स्पॉन्ज आर सॉलिड बट कंप्रेसिबल, एक्सप्लेन। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या, अभी हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड के बारे में कि यहाँ पे देखिए कौन सा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। लेकिन जो सॉलिड जो होते हैं वो कंप्रेस नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें स्पॉन्ज की, तो स्पॉन्ज तो सॉलिड होता है, लेकिन इसको तो हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग ऐसे प्रेस करेंगे तो क्या ये मतलब कि ये तो पिचक जाएगा, अपना शेप बदल देगा, और जैसे छोड़ेंगे ये वापस अपने शेप में आ जाएगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो स्पॉन्ज होता है इसके बीच में आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा पोर्स होते हैं, बड़े बड़े पोर्स होते हैं, जिनमें क्या हवा घुस जाती है, और इससे क्या ये फूले फूले लगते हैं। और जैसे हम लोग इसको दबा देते हैं तो इनके पोर्स से जो हवा है वो सब बाहर निकल आती है, तो ये क्या पिचक जाते हैं। फिर जैसे हम लोग इनको छोड़ते हैं तो ये क्या इनके अंदर फिर से हवा भरने आती है। तो आप लोगों ने कहीं तो सुना होगा कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एक्सेप्शन होंगे। एक्सेप्शन मतलब कि जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसके बारे में उसका तोड़ होता है। तोड़ मतलब कि उसमें थोड़ी सी अलग चीज़ होती है, वो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शन। आगे बढ़ेंगे तो एक और क्वेश्चन है, वी कैन ड्राइव आवर हैंड ईजिली इन एयर बट नॉट वुडन डोर, एक्सप्लेन। ड्राइव आवर हैंड मतलब कि हम लोग अपने हाथ को अगर ऐसे हवा में ही ऐसे गोल गोल घुमाए हिलाए तो क्या हमारा हाथ हवा के आर पार जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग वही हाथ अपने वुडन डोर के आगे पीछे करें तो वो हमारा हाथ आगे नहीं जाने देगा। वुडन डोर के आगे हम लोग ऐसे करें तो क्या वुडन डोर के आगे हमारा हाथ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, तो इसको हम लोग समझते हैं। हवा के आर पार हमारा हाथ इसलिए जा सकता है क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो बहुत ही ज़्यादा होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस। और जो वुडन डोर होते हैं इनके जो पार्टिकल्स, इनके जो स्पेस होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा क्या कम होता है, जिसकी वजह सॉलिड का पार्टिकल्स के बीच में क्या बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से क्या हमारा हाथ इनके आर पार नहीं जा सकता। सिंपल। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर। हाँ, तो अभी तो हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा जिसमें हम लोगों ने 3 टाइप के स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे। फर्स्ट जो कि था सॉलिड, सेकंड था लिक्विड, थर्ड था गैस, जिनको अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्या समझ लिया। अब 2 और स्टेट्स हैं मैटर के, जो कि है एक प्लाज्मा और एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BEC कहते हैं।
तो फ्रेंड्स ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और ये जो प्लाज्मा है, ये भी क्या स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। लेकिन इस साल जो अगर हम लोग 9th क्लास की न्यू एनसीईआरटी बुक देखें तो उससे क्या इनको हटा दिया गया है, ये पुरानी बुक में है। और इस पुरानी बुक में भी इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस बहुत ही ज़्यादा क्या एक येलो बॉक्स नहीं दे देते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, उसमें क्या इनके बारे में लिखा है। लेकिन इस साल क्या इसको एकदम साइड कर दिया गया है। लेकिन अगर ये पढ़ले विद श्योर की स्लाइड में आए हैं तो हम लोग इनके बारे में भी क्या नॉलेज लेकर जाएंगे। तो हम लोग समझते हैं क्या प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इट इज कंसीडर्ड एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। Plasma is the state in which free electrons and ions are moving in hot environment। तो क्या कहते हैं कि ये जो प्लाज्मा है इसको हम लोग फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर कंसीडर करते हैं। और जो प्लाज्मा है ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस हैं ये बिल्कुल फ्री हैं और ये बिल्कुल फ्रीली मूव करते रहते हैं। कहाँ पर? हॉट एनवायरनमेंट में। इस तो अगर आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आया तो इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, ना ही मैंने इसको ज़्यादा अच्छे से समझा और ना ही इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब करा। ये हम लोग बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। इसका आप इतना समझ लीजिए कि प्लाज्मा चौथा स्टेट्स ऑफ मैटर है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस हॉट इन्वायरमेंट में फ्रीली मूव करते रहते हैं। और हमारा नेक्स्ट फिफ्थ है जो कि है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BEC कहते हैं, BEC। इट इज़ द फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर। सत्येंद्रनाथ बोस and Albert Einstein were predicted about this state of matters, that's why named so। In this state, free electrons or ions are moving in very cool environment या very cold environment। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है ये फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर है। और सत्येंद्रनाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टीन ये प्रेडिक्ट करे जाते हैं कि इन्होंने इस स्टेट्स ऑफ मैटर को क्या ढूंढा है, इजाद किया है, खोज कर ये डिस्कवर करा है, जिसकी वजह से इसका नाम भी क्या है बोस आइंस्टीन, यानी सत्येंद्रनाथ बोस से ले लिया गया बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन से ले लिया गया आइंस्टीन। तो जिससे क्या इन दोनों का बना दिया गया फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये स्टेट क्या कहता है, अब इसके बारे में मेन समझते हैं। इस स्टेट में क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस हैं वो क्या मूव कर रहे हैं, कहाँ पर? वेरी कूल इन्वायरमेंट में। कहाँ? फ्रीली। प्लाज्मा में क्या था? प्लाज्मा में था कि हॉट एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन फ्रीली मूव कर रहे हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में है कि कूल एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉन एंड आयन फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिया है और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है बिल्कुल अच्छे से। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।